हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बच्चों कि आपका जो चैनल है ये टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है और लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे से अपने डाउट शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और बाकी जो उसकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, ताकि जब अलग अलग आप सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, दूसरों की हेल्प भी होती रहती है। तो आप भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपका जो चैनल है वो इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सिर्फ देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो बिना किसी डिले के मिल सके और आप अपनी प्रैक्टिस सही तरीके से कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर 7 चैप्टर है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक में, इंटीग्रल्स नाम से। अब ये इंटीग्रल्स ये भी कैलकुलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जनरल लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, आप जैसे जैसे और आगे इसके अलावा जब हायर स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स है या फिर आप इंजीनियरिंग है, वहाँ पर सब जगह जो इंटीग्रेशंस का यूज़ होता है। तो अब इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या? तो बच्चों, आपने अभी तक जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आपने कई तरह के इन्वर्स ऑपरेशंस पढ़े होंगे। ध्यान है आपको, इन्वर्स ऑपरेशंस। आपने सबसे सिंपल ऑपरेशन पढ़ा होगा एडिशन, तो एडिशन का इन्वर्स ऑपरेशन आपने पढ़ा सब्ट्रैक्शन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक। अब ऐसे ही आपने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा? डिवीजन भी पढ़ा। तो ये सारे क्या होते हैं? ये इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हो, 11th क्लास में आपने डिफ्रेंशिएशन काफ़ी डिटेल में पढ़ा, 12th क्लास में भी आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन आपने यूज़ किया। तो इसका हम रिवर्स प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी भाई। इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे रिवर्स प्रोसेस होता है इसको हम समझते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं अभी समझने के लिए। एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव तो आप फाइंड कर ही चुके हो, डेरिवेटिव में तो अब तक आप मास्टर हो चुके होंगे। तो डेरिवेटिव आपने किया, इसका डेरिवेटिव आ गया 3x²। ठीक है, ये फंक्शन था, आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। अब मैं कहता हूं आपसे कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं अभी समझने के लिए, कि आपको डेरिवेटिव ये दिया हुआ है 3x²। तो अब आपको ये बताना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। समझ में आई बात? यहां पर आपके पास फंक्शन अवेलेबल था, आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो फंक्शन दे रखे होंगे वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव होंगे, तो हमें यह पता लगाना होगा वो किस फंक्शन के डेरिवेटिव है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि भाई ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव था? इसका डेरिवेटिव था। तो मैं कह दूं भाई हमारे पास जो फंक्शन है वो आ गया क्या? फंक्शन आ गया मेरे पास x³। ठीक है, सही कह रहे हो आप बिल्कुल, कि यहाँ पर भाई आपने ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था? ये इसका डेरिवेटिव था। यहाँ हमने निकाल के भी देखा। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर ये एक ही फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये होगा, या कुछ और भी फंक्शंस हो सकते हैं जिसका डेरिवेटिव सेम आए, यही बिल्कुल सेम आए? आप सोच में पड़ोगे अब कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो ही हमारे पास ये आएगा। बस ये हो सकता है कि यहाँ कांस्टेंट को थोड़ा बहुत हम और एडजस्ट कर ले, ऐसे हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है वो है x³ + 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव भी आप देखोगे तो यही तो इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x³ - 10, तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव भी तो यही होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको x³ + में 1/5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव भी तो यही होगा ना। तो इस तरह के एक फंक्शन नहीं, कई फंक्शंस हो सकते हैं जिसका डेरिवेटिव आप करोगे तो 3x² आएगा। यानी यहाँ पर जब हम इसको एक कॉमन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? x³ + c। ये तो जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं इन सब कांस्टेंट के लिए हम एक कैपिटल C से यहाँ पर डिनोट करेंगे। इस कैपिटल C को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या आप इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये C आपका काम क्या कर देगा? जो भी कांस्टेंट यहाँ पर आना है
कुछ भी कांस्टेंट होगा ये सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। c इज एनी रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है 3x² जिसका हमें ये पता करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से आप डिनोट करोगे कि भाई x³ का डेरिवेटिव तो ये है, वो तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ में कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर c लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कोई दो फंक्शन दिए, सपोज वी हैव टू फंक्शन f(x) एंड g(x) सच दैट f'(x) इक्वल्स टू g'(x). ठीक है, आगे ये कह रहा है कि तो ये दो फंक्शन हमारे पास हैं, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव तो वो बराबर आएगा, लेकिन क्या वो फंक्शन भी बराबर होगा? ये ज़रूरी तो नहीं है ना फंक्शन बराबर होगा। मैं अगर यहाँ पर f(x) के साथ मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, f(x) की कोई भी वैल्यू होगी, मैं लिख दूँ f(x+2), यहाँ लिख दूँ मैं gx+3, तो डेरिवेटिव करूँगा तो दोनों का बराबर ही आएगा ना। तो यानी इस फंक्शन में आप यहाँ पर इसको gx को या f(x) को किस तरह से डिनोट कर सकते हो कि gx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी f(x+c). ये c जरूरी नहीं है कि f(x) के साथ ही लगाना है, आप इधर gx के साथ भी लगा सकते हो। मतलब कहने का बस ये है कि अगर कोई दो फंक्शन के डेरिवेटिव आपको बराबर दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम होंगे, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, और वो डिफरेंस क्या होगा? c का डिफरेंस हो सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के। ये तो बेसिक की बात होगी, मैं इसके सिंबल्स के हिसाब से बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको इसको डिनोट करना है। ठीक है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है, इसको हम कैपिटल F से डिनोट कर लेते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव किया और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके मेरे पास आ गया f(x). ठीक है, अब इसको अगर हम रिवर्स प्रोसेस पर लेके जाते हैं तो जो f(x) है वो किसके बराबर हो जाएगा? f(x) बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x). ये जो साइन होता है, इस साइन को, ये साइन किसके लिए होता है? इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये कुछ नहीं होता, ये s जो सिंबल होता है ना, उस s को ही स्ट्रेच करके किया गया है। इसकी कभी थ्योरी में हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन की काफ़ी डिटेल थ्योरी है, तो उसमें हम बात करेंगे कि ये सिंबल से ये सिंबल कैसे बनता है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लें, ये s को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है और ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, इसको हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे हम डिनोट करेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो डैश से डिनोट कर देते हैं या d/dx से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को इस तरीके से आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) हमारे पास क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इक्वल्स टू कैपिटल f(x) प्लस में c। ये c आपको ज़रूर इन्वॉल्व करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? अब यहाँ पर ये क्या है? f(x) तो आपके पास एक फंक्शन है, कैपिटल f(x) क्या है? उसका इंटीग्रेशन है, और c क्या हो गया आपके पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरीके से आपको इसको डिनोट करना है f(x) के साथ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, f(x) के साथ यहाँ पर आपको dx और लिखना है। जो dx है कि जब भी आप यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हो? अगर यहाँ पर फंक्शन x की टर्म्स में है तो यहाँ पर dx होना चाहिए, अगर यहाँ फंक्शन y की टर्म्स में है तो यहाँ पर dy होना चाहिए। तो इस तरीके से जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फंक्शन में मोस्टली तो वैसे x वाले ही होंगे, लेकिन अगर कहीं पर यहाँ dy दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ y होना चाहिए। तो बेसिक बात हमारे पास यही थी। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को और आप क्या बोल सकते हो? इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा ही होता है ये, तो इसको आप एंटी डेरिवेटिव बोलते हो, या फिर आप इसको प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। और जो कॉमन वर्ड है वो इंटीग्रेशन ही है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास f(x) हो जाएगा, कैपिटल f(x). जो c है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, और f(x) क्या हो गया? इंटीग्रेंड हो गया, मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो f(x) को हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उन सबको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें दो तरह का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल जो अभी हम करने जा रहे हैं, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल।
ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर कोई आपको कोई इंटरवल नहीं दे रखा होगा, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर हमने पढ़ा कि भाई ये जो c होता है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो किसी भी फंक्शन के इनडेफिनेट इंटीग्रल हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब आपने 3x² का इंटीग्रेशन निकाला तो x³ + 2 भी हो सकता था, x³ + 5 भी हो सकता था, तो इस तरह से उसके इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हो सकते हैं। लेकिन जब कोई आपको स्पेसिफिक इंटरवल दिया जाएगा या फिर आपको एरिया ऑफ कर्व अंडर द ग्राफ आपको निकालना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली वहीं पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एरिया ऑफ कर्व अंडर द ग्राफ। तो वहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ किया जाता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं जो आपको याद करने हैं। अब इनको याद करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? डेरिवेटिव याद होना चाहिए सही से। अगर डेरिवेटिव आपको याद है तो आप इनको बड़े आराम से कर सकते हो। सबसे पहला, सबसे जो कॉमन, जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना होगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ फंक्शंस और यहाँ लेता हूँ मैं उसके इंटीग्रेशंस। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है, जैसे डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि x⁴n, इसका आपको डिफरेंशिएशन में जब हम करते थे तो क्या करते थे, पावर एक आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, x की पावर आपको एक इंक्रीज़ करनी है और जो भी इंक्रीज़ करने के बाद पावर आएगी उसको डिवाइड में लेकर आना है। यहाँ से साइन हट जाएगा +c। ठीक है, जो भी पावर यहाँ पर होगी, पावर आपको एक इंक्रीज़ करनी है, इंक्रीज़ करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड में लिखना है। यानी अगर आप यहाँ पर, जैसे हमने वो निकाला था, अभी क्या निकाला था हमने, 3x², इसका हमने डेरिवेटिव निकाला था इंटीग्रेशन, तो हमने क्या करा था, इसका आंसर आया था हमारा x³। कैसे आएगा वो x³? ये तो 3 कांस्टेंट है, ये तो आपको एज इट इज़ रखना है। ठीक है, ये तो आपको एज इट इज़ रखना है, आपको इंटीग्रेशन करना है x² का। तो ये क्या बना, 3x² का इंटीग्रेशन इस वाले रूल के हिसाब से करेंगे तो x की पावर आपको एक इंक्रीज़ करनी है। पावर आपने इंक्रीज़ करी तो क्या बन जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय जो पावर इंक्रीज़ करी आपने वो पावर आपके पास नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर x³ + c। तो इस तरीके से आप जब भी पावर यूज़ होगी, पावर फार्मूला आप इसको बोल सकते हैं, पावर फार्मूला आपको लगाना होगा, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर हम इंटीग्रेशन निकालें x का, 1 का, तो ये सोचो कि भाई 1 का अगर आप ये वाला रूल लगाओगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन से इसको कनेक्ट करूं तो आप ये सोचो भाई किसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेते हो, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, 1 का मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर 2 हुआ तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3 हुआ तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 1/2 हुआ तो यहाँ 1/2x हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन करते हो, 1/x किसका डेरिवेटिव था, log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया। ठीक है, e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, जब डेरिवेटिव भी सेम रहता है तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा ना, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, प्लस c आपको हर एक जगह लगाना है जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो। ठीक है, a की पावर x, a की पावर x, तो यहाँ पर a की पावर x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a आ जाएगा। डेरिवेटिव में क्या था, ये log a मल्टीप्लाई में था, अब log a यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि ये आपने यहाँ जो जो फंक्शन लिखे हुए हैं उन सब का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो, इसको तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ये इधर है। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ये तो यहीं पर ही वेरीफाई हो रहा है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी यहीं वेरीफाई हो रहा है। इसका डेरिवेटिव आप निकाल के चेक कर लो, वेरीफाई करके देख लो। आपको जब यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे इसका, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो एज इट इज़ रहेगी। आपको डेरिवेटिव इसका करना है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x इंटू में log a, और ये log a डिवाइड में एज इट इज़ रहेगा, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आया, a की पावर x आ गया। इसको वेरीफाई कर सकते हो पावर फार्मूले को, ये कांस्टेंट है n+1 एज इट इज़ रहेगा,
इसका डेरिवेटिव करना है आपको। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, पावर आगे आएगी n+1 और x की पावर एक कम हो जाएगी, कम होगी तो क्या हो गया, n+1 में से एक कम कर दो डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ से कैंसिल किया, 1 से 1 कैंसिल किया तो क्या रह गया, x की पावर n आ गया और यही हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर आपको देखो डेरिवेटिव याद है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है तो आप उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। तो बहुत अच्छी तरह से डेरिवेटिव याद करो, जिसको भी डेरिवेटिव अच्छी तरह भी याद नहीं है, बेसिक डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक फार्मूलाज था जो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल की। पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ f(x) निकालना है फिर आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगा आपस में, आप ये कह सकते हो कि ये कट जाएगा आपस में, काटना नहीं है, पर काटना नहीं है, ऐसे मत कर देना कि इसको इससे काट दो, ठीक है। इन्वर्स ऑपरेशन है ये, इन्वर्स ऑपरेशन में बस आपको ये समझना है कि अगर इस तरह से फंक्शन दिया हो तो इसका जो आंसर है, जो भी यहाँ पर f(x) होगा वही आपका आंसर इसमें आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर k इंटू में f(x) लिखा हुआ है, k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव में इन्वॉल्व होती थी तो वो कांस्टेंट जो है सेफ रहता था, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। जैसे आप करते थे यहाँ पर, मान लो अगर हम लिखें 3x², तो ये जो 3 है इसका आप कुछ नहीं कर सकते थे, इसको आपको एज इट इज़ लिखना होता था, आपको डेरिवेटिव सिर्फ इसका करना होता था। ये 3 जो है जैसा है भाई बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहता था। तो ये सेम काम इंटीग्रेशन में भी है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, कांस्टेंट जैसा है भैया उसको ऐसा का ऐसे ही रहने दो और उसको बाहर शिफ्ट कर दो, तो बाकी जो भी फंक्शन बचेगा उस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई दो फंक्शन आपस में एडिशन में दिए हो तो आप उन दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों को ऐड करके, अगर आपको लगता है कि ऐड करके मेरा सिंपल हो जाएगा तो आप ऐड करके इंटीग्रेशन कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई दोनों जो फंक्शन है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं तो इससे बेटर है कि आप दोनों को, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका इंटीग्रेशन अलग करो, बाद में उसको जाके ऐड कर दो अगर हो सकते हैं तो। सेम चीज़ अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन होगा तो नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल अभी बाद में बताऊंगा, वो अभी नहीं आने वाला है, तो 2-3 एक्सरसाइज हम करेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लस हो या माइनस हो तो दोनों फंक्शन को आप अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करके आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। जो भी आंसर आएगा बाद में उसको ऐड हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता है तो ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन, जरूरी नहीं कि 2 ही फंक्शन हो, 2 से ज़्यादा भी फंक्शन हो, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी फंक्शन हो, सबको अलग अलग करके इकट्ठा अलग अलग करके सबको दबोच लो और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, बाद में उसको आपस में सॉल्व कर दो। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स थे, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करो, इनके फार्मूलाज़ को जो पहले बताए थे, डेरिवेटिव अच्छी तरह याद कर लो। डेरिवेटिव याद हो गए तो उनका रिवर्स करना है। सीधी सी बात है कि अगर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते तो भाई शीर्षासन पे कैसे खड़े होगे, उल्टा कैसे खड़े होगे, तो उसके लिए पहले सीधा खड़ा होना तो सीखना पड़ेगा ना। तो सीधा खड़ा होना मतलब डिफ्रेंशिएशन है, उल्टा खड़ा होना मतलब इंटीग्रेशन है। तो सीधे अगर खड़े होगे तो उल्टे भी खड़े होना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।